Hello everyone, welcome back to another CFA Level 1 summary note and video. I'm Gaurav Kabra and today we are starting off with another reading in alternative investments. आज हम जिस learning module की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है Real Estate and Infrastructure. This is very simple, very straightforward, but it will introduce you to the world of real estate and infrastructure. हमेशा की तरह ये समरी वीडियो उनके भी काम आएगा जो इस रीडिंग को शुरू कर रहे हैं यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक बार इस समरी वीडियो को देख करके यू कैन गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, और एल्स इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द एंटायर लर्निंग मॉड्यूल तो उसके बाद में भी आप इस समरी वीडियो को देख करके अपना फटाफट रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर लर्निंग मॉड्यूल। आइए, सबसे पहला जो हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे देख रहे हैं वो है ऑफ द फीचर्स एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट के इर्द गिर्द की बहुत सारी जानकारी है एंड हमें थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया है व्हाट रियल एस्टेट एक्चुअली मींस। करेक्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर नोटिंग हियर दैट रियल एस्टेट में लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस रियल एस्टेट। ये दोनों ही बात एकदम सच है। रियल एस्टेट इज एक्सपेंसिव एंड ऑब्वियसली यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने के लिए मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लार्ज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सो वो करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। नंबर टू, दीज आर हेटेरोजिनस, यानी कि सब एक प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से बहुत अलग हो सकती है। सो ऐसे में आपका लर्निंग कर्व विल बी वेरी स्लो। आप चीजें बहुत धीरे धीरे सीख रहे होंगे क्योंकि एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन। यहाँ पे इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज नॉट वेरी इजी, जैसे कि इक्विटीज में इट इज वेरी वेरी इजी। इक्विटीज के केस में व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट इन्वेस्ट इन सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, wherever you like, but it is not the case with real estate. रियल एस्टेट के केस में आपको कोई भी तरह का इंडेक्स इन्वेस्टिंग का ऑप्शन नहीं मिलता इतना आसानी से। इसके अलावा यहाँ पे हिस्टोरिकल प्राइस डेटा इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। दिस इज वेरी इजी टू ऑब्टेन व्हेन यू आर डीलिंग विद स्टॉक मार्केट, बट स्टॉक मार्केट का डेटा जितना इजीली BSE NSE से मिल जाता है, गूगल फाइनेंस से मिल जाता है, उतना इजीली यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। And even if the data is available, it will not be available for all the territories that you want to explore. करेक्ट। तो यहाँ पे भी एक लिमिटेशन है। आगे बढ़ते हैं अबाउट एडवांटेजेस। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज आता है टैक्स एडवांटेज या टैक्स बेनिफिट। अब इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हो सकते हैं। आमतौर पे रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ कैपिटल गेन में आपको डेफिनेटली एडवांटेजेस मिलते हैं, तो वो यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन अदरवाइज पॉसिबल है। यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन मल्टीपल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, दैट इज ऑल ट्रू, बट real estate will itself give you low correlationship with the traditional asset classes, and that is why you will experience diversification on the overall portfolio front. तो पूरे पोर्टफोलियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एज वेल। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट यही है कि इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। खास करके इफ यू आर वेरी न्यू इनटू रियल एस्टेट इट विल जस्ट बी बॉन्कर्स एंड आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे चीजों को अच्छे से समझ पाना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज ऑब्वियसली रिक्वायर्ड एंड यहाँ पे कंसंट्रेशन रिस्क का एक खतरा है, यानी कि यू विल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्ट लॉट हेविली इनटू रियल एस्टेट एंड यू विल फाइंड दैट रियल एस्टेट इज टेकिंग अ मेजर चंक और वेटेज ऑन योर पोर्टफोलियो। तो वो भी एक कंसंट्रेशन रिस्क है। एंड इसके अलावा इलिक्विडिटी रिस्क तो है ही। इट इज नॉट वेरी इजी टू सेल एनी प्रॉपर्टी को बेचने में कई महीने तक लग सकते हैं। इक्विटीज में ये प्रॉब्लम नहीं होती। यू कैन सेल योर स्टॉक्स एज एंड व्हेन यू वांट एंड वो कैश में बहुत इमीडिएटली मिल जाता है आपको। आते हैं अब अभी रियल एस्टेट के बारे में जो कुछ भी आपने फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में जाना है ना, वो सारी चीजें शायद हर किसी को पता रहती है। इवन इफ यू हैव रेड इट और यू हैवंट रेड एनीथिंग अबाउट रियल एस्टेट तो भी इतनी बातें सबको पता है। बट नाउ व्हाट वी आर लर्निंग इज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट वी कैन मेक इन और अराउंड रियल एस्टेट। जैसे कि अब हम प्राइवेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विच इज अराउंड रियल एस्टेट, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। पहला पॉइंट है एक मॉर्गेज डेट दे करके या फिर किसी एक डेट प्रोवाइडर बन करके फॉर अ मॉर्गेज। नो व्हाट इज अ मॉर्गेज? मॉर्गेज इज अदर नेम फॉर होम लोन। तो होम लोन भला किस तरह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हुआ? वेल, इट इज एक्चुअली अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी है वो एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है। कल को आपने एक होम लोन दिया और जिसने भी होम लोन लिया वो रीपे नहीं कर पा रहा है, देन यू गेट द एक्सपोजर टू रियल एस्टेट। नाउ आई नो दिस एक्सपोजर इज नॉट डायरेक्ट बट इनडायरेक्ट भी है, तो वो भी तो रियल एस्टेट के एक्सपोजर में ही काउंट होगा। एंड दैट इज वाई यहाँ पे मॉर्गेज लोन्स देना is considered as a private debt investment in real estate. Similarly, construction loans देना, construction loans आप जब देते हैं तो you are not giving it to a particular home buyer, you are giving it to the developer. तो वो चीज आप देख सकते हो आप यहाँ पे। फिर मेजनीन डेट का एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज काइंड ऑफ अ हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे आपको डेट और इक्विटी दोनों के फायदे मिल सकते हैं। कम्स विद स्लाइटली हायर रिटर्न्स बट ऑल्सो हैज इट्स ओन रिस्क एज वेल। इसके अलावा वी जंप ऑन टू प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स नाउ। प्राइवेट इक्विटी मतलब आप अपना पैसा इक्विटी फॉर्म में किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। यू आर नॉट बाइंग और यू आर नॉट गिविंग अवे एनी डेट बट यू आर एक्सपोजिंग योर
कैपिटल डायरेक्टली इनटू रियल एस्टेट, तो ये पॉसिबल है थ्रू डायरेक्ट ओनरशिप रूट एंड थ्रू इनडायरेक्ट ओनरशिप रूट। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ओनरशिप रूट क्या है? इसमें अपने पास आता है डायरेक्ट ओनरशिप, जिसमें वी कैन ऑब्वियसली बिकम अ सोल ओनर इन अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, दैट इज पॉसिबल, जाकर के खुद खरीद लो। इसके अलावा यू कैन टेक जॉइंट वेंचर्स हियर, यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स में ये होगा दैट 2 और 3 पार्टीज टुगेदर आर कमिंग टुगेदर बाइंग सम प्रॉपर्टी, एक जेवी बन सकती है इसमें पार्टीज कुड बी आल्सो कंपनीज। लिमिटेड पार्टनरशिप भी यहाँ पे होती है, जहां पे वही सेम स्ट्रक्चर है, जीपी और एलपी वाला स्ट्रक्चर, सो दैट इज आल्सो पॉसिबल। इनडायरेक्ट ओनरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम प्राइवेट इनडायरेक्ट ओनरशिप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला आता है अपने रियल एस्टेट फंड्स, इस तरह के फंड्स जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड बाय सम एक्सपर्ट है, उसमें कई लोग मिल करके अपने पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट अ पूल्ड फंड एंड दैट कैन बी मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट, सो दैट इज पॉसिबल। Then there is also a concept known as REITs. REITs होते हैं Real Estate Investment Trust. These can be private as well as public. पब्लिक वाले ज्यादा कॉमन है, इंडिया में भी अब आ चुका है ये सब, लेकिन प्राइवेट वालों में भी सेम वही कॉन्सेप्ट हो रहा होता है। देयर इज अ फंड विच इज मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट और देयर इज अ ट्रस्ट विच इज मैनेज्ड बाय द एक्सपर्ट, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू इट एंड दैट विल इन टर्न इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट से जो भी रेंटल वगैरह आएगा वो रेंटल आपको एज डिविडेंड्स मिल जाया करेगा। सो यही चीज प्राइवेट रीट्स में भी होगा, इट विल अवॉर्ड यू विद ग्रेटर लिक्विडिटी एंड विल आल्सो सर्व यू विद डिविडेंड्स, सो ये इसके कुछ एडवांटेजेस में आता है। तो ये हो गए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ओनरशिप्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है। अब इसी तरह पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स भी पॉसिबल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स विच कैन बी सोल्ड और बॉट थ्रू सेकेंडरी मार्केट्स। तो उसमें अपने पास में पब्लिक इन्वेस्टमेंट में आता है पब्लिक डेट्स एज वेल एज पब्लिक इक्विटी। पब्लिक डेट की बात करें तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, कमर्शियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, सीएमओज, दीज आर पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट्स, आगे जाकर के आप इनके बारे में सीखेंगे। देन यू हैव मॉर्गेज रीट्स। मॉर्गेज रीट्स वो होती हैं जो एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दैट इज नॉट इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट बट इट इज इन्वेस्टिंग इन मॉर्गेज लोन्स, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इस तरह की अगर कोई मॉर्गेज रीट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पब्लिक डेट में कंसिडर होगा। इसके अलावा कवर्ड बॉन्ड्स, मॉर्गेज ईटीएफ्स, इस तरह के कई ऑप्शंस और मिल जाते हैं। प्राइवेट इक्विटी की बात करें तो यू कैन इन्वेस्ट इन पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक्स विच आर एसोसिएटेड विद रियल एस्टेट। इंडिया में डीएलएफ वगैरह खरीदना इज एन इनडायरेक्ट एक्सपोजर इन रियल एस्टेट। इसके अलावा पब्लिक रीट्स ऑब्वियसली अवेलेबल है, एम्बेसी इज अ वेरी गुड एग्जांपल हियर, एंड देन फिर म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स के थ्रू भी आप रियल एस्टेट में एक्सपोजर क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। Now we are jumping over to the concept known as REITs. REITs का पूरा नाम हो गया Real Estate Investment Trust. These are unique, I would say, vehicles through which you can get exposure into great real estate properties, and उन properties के rental में आपको एक proportionate value मिल सकता है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, हम ये अज्यूम करें कि ये पब्लिक रीट्स हैं, तो पब्लिक रीट्स एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, यानी कि आप जब चाहे इनको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। सो जिस तरह अपने स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लिस्टेड है, एग्जैक्टली उसी तरह ये रीट्स भी लिस्टेड होते हैं। यू कैन बाय दिस, सेल दिस, व्हाटएवर यू वांट। ये एक्सपर्ट से मैनेज्ड है एंड ये ईपीएस और एनएवी दोनों आपको रिपोर्ट करते हैं, विच इज अ गुड थिंग। टाइप्स ऑफ रीट्स में आपके पास पहला ऑप्शन आता है इक्विटी रीट्स। इक्विटी रीट्स में क्या होगा, यू विल इन्वेस्ट योर मनी इनटू दिस रीट्स एंड ये रीट्स आगे जाकर के कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या तो डायरेक्टली खरीद लेंगे या फिर थ्रू पार्टनरशिप्स खरीदेंगे। एनीवेज आपका एक्सपोजर जरूर बनेगा इन रियल एस्टेट, एंड फिर उस रियल एस्टेट से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में पास हो जाएगा। Then you also have a concept known as mortgage REITs, where the REIT is lending its money to real estate, or it is also investing in MBS as well. MBS is an indirect way of creating a loan on what to say real estate. तो यहाँ पे आप mortgage backed securities में इन्वेस्टमेंट करते हुए देखेंगे, किसको, REITs को। हम नहीं कर रहे हैं, REITs is investing in MBS, so that is also possible. इसके अलावा hybrid REITs are also there. Hybrid REITs में you will see that equity and mortgage का आपको दोनों का यहाँ पे एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। Talking of strategies of REITs, we have 4 strategies here. पहला हो गया core strategy. Core strategy is the classic strategy which is followed by most REITs. यहाँ पे stable returns के पीछे भाग रहे हैं, high quality property खरीदी जा रही है, open end structures हैं। So यहाँ पे क्या हो रहा है, basically you are investing your money into REIT. वो REIT से जो भी underlying आपको rental income मिल रही है वो आपको cash flows में मिल रहे हैं, काफी consistent dividends मिलते हैं यहाँ पे, and capital appreciation का इतना ज्यादा रोल नहीं है। But then we have core plus. कोर प्लस में थोड़े रिस्की डेवलपमेंट्स होते हैं, यहाँ पे आप डेवलपमेंट या रीडेवलपमेंट में मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। एज यू जंप योर फीट इनटू डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट, थोड़ा रिस्क एलिमेंट अपने आप ही बढ़ जाता है। सो क्लियरली यहाँ पे रिस्क एलिमेंट हल्का सा बढ़ रहा है क्योंकि आपका मॉडेस्ट एक्सपोजर है वहां पे।
but at the same time it also comes with little more returns as well. Then we have value added returns. Value added returns में large scale में development और redevelopment में पैसा डाला जा रहा है, comes with lots of risk but also comes with greater rewards as well. And then you have opportunistic option as well, जहां पे आपको high risk है और आप distressed properties में invest कर रहे हैं with the view that you will get something out of that liquidation process. तो ये एक बहुत ही high risk venture है या फिर कह सकता हूं high risk strategy है, but again it also rewards you very very highly. बात करें अगर हम वैल्यू एडेड और अपॉर्चुनिस्टिक की, तो ये दोनों थोड़े इक्विटी लाइक रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, while we focus on core and core plus, तो वहां पे थोड़े डेट स्टाइल के रिटर्न्स आपको मिलते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन का आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है. Next, we are jumping on to the big debate around equity and debt exposure in real estate. Equity exposure कैसे होता है? जब आप real estate को खुद से खरीद लेते हो तब. और debt कैसे होता है? When you are lending your money into some real estate property or you are investing indirectly through MBS. So MBS is what? It is a mortgage-backed securities. ये एक स्पेशल व्हीकल के थ्रू डिजाइन होता है. You will invest your money into that security MBS and वो MBS का अंडरलाइंग होता है मॉर्गेजेस. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन. अगर आपको आइडिया है तो आपको पता ही ऑलरेडी, नहीं आइडिया तो आगे कभी बात करेंगे. क्लियर? देन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी. सो इक्विटी की अगर हम बात करें तो इक्विटी पे बहुत अच्छा कंट्रोल आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर बाइंग द एंटायर प्रॉपर्टी. सो यू हैव द कंट्रोल. आप अपने हिसाब से प्रॉपर्टी को इधर उधर डिसाइड कर सकते हो कैसे यूज करना है. वहीं पे डेट में यू डोंट हैव एनी influence over how the property will be managed, so वहां पे आपके पास में lack of control है. Priority of claims equity में नीचे आती है जबकि डेट में हायर आती है. कल को प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में जाए या फिर लिक्विडेशन में जाए, डेट को जल्दी पैसे मिलेंगे और इक्विटी को बाद में मिलेंगे. वैल्यू का फॉर्मूला है, इक्विटी का वैल्यू का फॉर्मूला है प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस डेट आउटस्टैंडिंग, जबकि वैल्यू अंडर डेट इज इक्वल टू द डेट आउटस्टैंडिंग. तो वहां पे कोई भी आपको रेजिडुअल वैल्यू नहीं मिलेगी, जो है आपका आउटस्टैंडिंग लेके जाओ. इक्विटी में कंसंट्रेटेड बेट्स होते हैं बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी डायरेक्टली इनटू द प्रॉपर्टी, बट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट थ्रू डेट रूट, तो उस केस में आप अपनी प्रॉपर्टी को कम इन्वेस्ट करके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. डाइवर्सिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं. एक्सपर्टीज की बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट में एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है. डेट के रूट में यू मे नॉट रिक्वायर दैट मच एक्सपर्टीज बिकॉज एट द एंड इट इज डेट, एंड कई बार ये प्रोफेशनली मैनेज भी होता है. तो ये था अभी तक का पूरा स्ट्रक्चर अराउंड रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट के बाद इसी लर्निंग मॉड्यूल में सेकंड हाफ नाउ फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ डू वी इन्वेस्ट हियर? तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट मेंट फॉर पीपल लाइक अस. हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं. रिटेल इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डायरेक्टली तो एक्सपोजर नहीं ले सकते. तो कौन एक्सपोजर लेता है यहाँ पे? These are suitable for pension plans, life insurance companies and sovereign wealth funds. तो ये सब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं एंड ये लॉन्ग लिव्ड एसेट्स होते हैं. सो ऑब्वियसली टिपिकली इनकी लाइफ 30, 40, 50 इयर्स की होती है. लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत कम होता है अगर आप डायरेक्ट ओनरशिप कर रहे हो तो, यानी कि आपने डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे डाले हैं तो फिर वो पैसे निकालने में बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा. दो तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ होती है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड. ब्राउन फील्ड का मतलब हुआ दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी देयर, यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इनटू दैट. और ग्रीन फील्ड होता है जहां पे आप पहले उसको बना रहे हो, फिर बना करके थोड़े दिन ऑपरेट करोगे और फिर अंत में उसको ट्रांसफर करोगे. अ टिपिकल एग्जांपल इज अ हाईवे. हाईवे के केस में एक प्राइवेट कंपनी कैन कम इन, इट कैन विन द टेंडर फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसके बाद उसको पूरा बना सकता है, बनाने के बाद उस पर टॉल ऑपरेट कर सकता है फॉर 10-15 ईयर्स एंड उसके बाद में वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर सकता है. अडानी एंड मेनी मोर कंपनीज आर डूइंग द सेम थिंग. इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं BOT, यानी कि बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर. इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं एंड दिस इज अ टिपिकल फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप दैट हैपेंस इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, प्राइवेट एंगेजमेंट है, प्राइवेट प्लेयर्स आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट एट द एंड एवरीथिंग गोज टू द पब्लिक, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द पब्लिक, रेगुलेटेड बाय द पब्लिक, यानी गवर्नमेंट का यहाँ पे खासा रोल है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या फिर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस. अगर आपको कोई ETF मिल जाए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेट कर रहा है या फिर उसमें कोई थीमेटिक इन्वेस्टमेंट है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड है, तो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट. एडवांटेज ये है कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करेगा तो आराम से हो जाएगा एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई इंडेक्स है तो वो उसको ट्रैक कर रहा होगा. म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम पे बन सकते हैं. ऐसे में इन्वेस्टमेंट्स विल बी मेड इन दोस कंपनीज व्हिच हैव सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस. इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोजेक्ट्स तो होगा ही, बिकॉज म्यूचुअल फंड विल नॉट जस्ट डाइवर्सिफाई योर मनी अक्रॉस कंपनीज, बट वो हर कंपनी में भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो रहे होंगे. सो अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाएगा. इसके अलावा प्रोफेशनली मैनेज तो होते ही है म्यूचुअल फंड्स, ये हम लोग को सबको पता है.
प्राइवेट इक्विटी फंड्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स के नाम पे वी सी पूल्ड कैपिटल, जहां पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मिलकर के अपने पैसे को कहीं पे पूल कर रहे हैं एंड दोज आर मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल मैनेजर्स। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अगेन दीज आर नॉट ओपन फॉर अस। पेंशन प्लान्स, WF, वो सब के लिए वो सही रहेगा। एंड देन यू ऑल्सो हैव मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप्स एज वेल। वी नो दीज आर पब्लिक, we know these are publicly traded partnerships, so it has the structure of GP and managing partner MP। so structure वही है, but वो structure के साथ में it is traded on the market, so वो एक additional advantage है यहाँ पे। फाइनली कुछ अदर पॉइंट्स और है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो उसको ध्यान रखना। नंबर 1, इक्विटी इन्वेस्टमेंट अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहे हैं तो वो एक्चुअल में पब्लिक इक्विटी से थोड़ा लेस कोरिलेटेड होता है। सो इफ अ पेंशन प्लान इज इन्वेस्टिंग ऑल्सो इन इंफ्रास्ट्रक्चर, डायरेक्ट ओनरशिप लेकर के इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अगर, तो दैट विल बी वेरी लो कोरिलेटेड or very lesser correlated with actually the equity investments that they have in the stock market। तो वो दोनों में लो कोरिलेशनशिप होने का मतलब है आपको डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिलेगा। एंड इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट है वो सेफर है एंड लेसर इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक साइकिल्स भी है, यानी कि तेजी मंदी जो भी आएगा उसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इन्वेस्टमेंट है वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा एंड रिलेटिवली इट विल हैव greater chances of bringing back the money that you had invested। So these were I would say all the information or all the facts that you needed to know from this learning module, and I hope आपको बहुत अच्छे से बहुत कम समय में ये पूरा समरी देखने को मिला होगा। So real estate infrastructure is finally done। I'll move into the next learning module in the next video। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one। Bye bye।